बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूजीआई में इकोनॉमिक्स के टीचर हूँ। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप और आपका ख़ानदान, आपके फ़ेलोज़, आपके अज़ीज़ व अक़ारिब और आपके तमाम जो है हल्का अहबाब सब बख़ैरियत होंगे। और ऑनलाइन क्लासेस का ये सिलसिला, ये नेटवर्क इदारे की तरफ से ख़ुसूसी काविश है आपकी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए। तो बेटे, आपको हम भी अपने लेक्चर के दौरान अक्सर ये बात समझाते रहते हैं कि जिस तरह से आपको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आप तक प्रॉपर लेक्चर ऑनलाइन आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, इसलिए है ताकि आप का तालीमी सिलसिला जारी रहे और आप एक बेहतरीन तरीके से अपने इम्तहानात की तैयारी कर सकें। इन तमाम मामलात में आप लोगों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इस निज़ाम से और इस तरीके से फ़ायदा उठाएं और जो आपको पढ़ाया जाता है उससे आप विद इन टाइम और प्रॉपरली जो है आप उसको पढ़ें। आप लेक्चर्स को, जब लेक्चर्स आपके अब तक पहुंचाए जाते हैं अपलोड करके, आप उनको प्रॉपर पढ़ें। उसमें आपको पता होता है कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया है, अब इस लेक्चर में क्या पढ़ाया जा रहा है। आप उस लेक्चर को सुनें, उसके बाद उसे आप बुक से टैली करें कि बुक में आपके या नोट्स जो भी आपके पास फॉर्म उसको अवेलेबल है उसमें से आप उसको डिस्कस करें। और उसके बाद जो है उसमें जो लॉन्ग बनते हैं उसको देखें, जो शॉर्ट हैं, जो एमसीक्यूज़ हैं, बेहतर है। वैसे तो हम आपके वो एक बाकायदा सेशन होता है हमारे शॉर्टर एमसीक्यूज़ का, लेकिन अगर आप उसको टॉपिक वाइज करते हैं तो ये आपके लिए और आसान हो जाता है। और जो है उसको ख़ासकर उस टॉपिक को आप इम्तहानी नुक्ते नज़र से ज़रूर देखें कि आया कि इस टॉपिक में से पास पेपर में कौन सा सवाल आया है और किस नौइयत का सवाल इसमें पूछा गया है। ये इंतहाई ज़रूरी है जी। तो बेटे, हम अपने सिलेबस का जो हम पढ़ रहे थे आगाज़ करते हैं। इकोनॉमिक्स पार्ट 1 और इसमें बेटे हम चैप्टर 4 डिमांड का चैप्टर ये हम इसको पढ़ रहे थे। डिमांड के चैप्टर में लास्ट टॉपिक में लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की थी और उसमें हमने पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के 3 तरीके होते हैं। देयर आर 3 मेथड टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें परसेंटेज मेथड, यूनिटरी मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। तो इससे पहले हमने ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड इसे बेटे उर्दू में कहते हैं इकाई का तरीका और इसका दूसरा नाम जो है वो एक्सपेंडिचर्स मेथड है। एक्सपेंडिचर्स मेथड, कुल खर्च का तरीका, इसे कुल खर्च का तरीका भी कहा जाता है। अब इकाई का तरीका जो है, इसमें सबसे पहली जो बात याद रखने वाली है कि दिस मेथड वाज प्रेजेंटेड बाय अल्फ्रेड मार्शल। ये
पहला पॉइंट आपने उसमें ये याद रखना है कि यूनिटरी मेथड ऑफ measuring elasticity of our demand was presented by now classical economist अल्फ्रेड मार्शल। इसके बाद बेटा इस यूनिटरी मेथड को हम 3 हिस्सों में यानी 3 स्टेप में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप जो है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यानी तलब की लचक इकाई के बराबर, तलब की लचक इकाई के बराबर। दूसरा स्टेप आप लिख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर दैन 1, तलब की लचक इकाई से ज़्यादा। दूसरा स्टेप ये हो गया। और तीसरा स्टेप है बेटे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस दैन 1, लेस दैन यूनिट, तलब की लचक इकाई से कम। ये 3 स्टेप हैं और तीनों स्टेप यानी 1, 2 और 3 इसमें इकाई यानी यूनिट का मतलब 1, ये ED इज इक्वल टू 1, ED इज ग्रेटर देन 1, तलब की लचक इकाई से ज़्यादा, और ED इज लेस देन 1, तलब की लचक इकाई से कम। 3 स्टेप। और जब हमसे ये सवाल जो पास पेपर में जब पूछा जाता है, इसके पहले ये पेपर में आ भी चुका है, तो उसमें होता है कि एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय यूनिटरी मेथड। तो इसमें बेटे आपने यूनिटरी मेथड को डिफाइन करने के बाद ये तीनों मेथड आपने लिखने हैं, यानी ED इज इक्वल टू 1 भी लिखना है, ग्रेटर देन 1 भी लिखना है और लेस देन 1 भी लिखना है। और इसमें थोड़ा सा आपने एक बात एसेस करनी है और वो ये है कि इकाई ग्रेटर देन 1 का मतलब है मोर इलास्टिक, और ये कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा है इससे। और ED इज लेस देन 1 का मतलब है लेस इलास्टिक, ये भी आपने पहले पढ़ा है। और ED इज इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है कि दोनों में जो है वो बराबर, जिस रेट से प्राइस चेंज हो उसी रेट से जो है वो क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज हो। तो जैसा कि आपको पहले बताया है कि इस पूरे चैप्टर की बेस जो है ये फंक्शन है QD इज़ द फंक्शन ऑफ P, QD इज़ द फंक्शन ऑफ P। इसमें P इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कीमत और मिकदार तलब यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड QD जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल ने चेंज होना है। तो इसका जो पहले का कॉन्सेप्ट है बेटा, ये आपके से भी मैं ये आपके सामने रेज कर देता हूँ। पहले हम ED इक्वल 1 पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 की बात करेंगे, तो ज़रा आसान हो जाएगा जी। तो इसमें जो है ED इज़ इक्वल टू 1, जैसा कि आपके सामने मैंने फंक्शन लिखा है, और P इंडिपेंडेंट वेरिएबल और QD डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कीमत है और ये मिकदार तलब है। वही बात जो पहले आप पढ़ चुके हैं कि डेल्टा P के रिज़ल्ट में क्या होता है, डेल्टा QD, यानी कीमत में तब्दीली से तलब में तब्दीली आती है, और इसी को डिमांड फंक्शन कहा जाता है। इसी को फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। आप इसको जो है वो तफ़ाइल तलब कहें, आपकी मर्ज़ी है। कीमत और
मिकदार तलब में तफ़ाइली रिश्ता ये भी है, ताल्लुक़ जो है ये भी हम इसे आम ज़ुबान में कहते हैं। तो इसमें बेटे ये है कि जैसे कि अब हमने जहाँ पर पढ़ा है कि ये बात हम पहले से जानते भी हैं कि प्राइस में चेंज से क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज होती है, और हम प्रूव यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तलब की लचक इकाई के बराबर। इसका मतलब ये होगा कि बेटा कि जिस रेशो से प्राइस चेंज हो उसी रेशो से क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी चेंज हो, तो इसे तलब की लचक इकाई के बराबर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि चेंज इन प्राइस इज़ इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। तो जिस रेशो से मिकदार यानी कीमत तब्दील हो उसी बार से जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी चेंज हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि व्हेन change in quantity of demand, change in QD is equal to change in price is known as ED is equal to 1। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिंपल सी वर्डिंग में लिख के दिया है आपको समझाने के लिए कि जिस रेट से प्राइस में चेंज आए उसी रेट से क्वांटिटी ऑफ डिमांड में भी चेंज आए। फंक्शन अपनी जगह पे है, इनमें फंक्शनल रिलेशनशिप की नेचर जो है वो इनवर्स है। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड की जो चेंज डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है और इसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन का नाम देते हैं। अब ये मैंने आपको लिख के दिया है कि व्हेन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस, यानी जिस रेट से प्राइस चेंज हो उसी रेट से क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी सेम रेट से चेंज हो। तो या ये भी हो सकता है, आप यूँ भी लिख सकते हैं कि चेंज व्हेन चेंज इज quantity of demand is the same proportionally change in quantity of demand, this situation is known as elasticity of demand is equal to 1। अच्छा, अब आप इसे उर्दू में जब लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे कि जब मिकदार तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली के बराबर हो या उनकी एक ही निस्बत से, या ये भी आप कह सकते हैं कि जब मिकदार तलब में तब्दीली और यानी जब कीमत में तब्दीली और मिकदार तलब में तब्दीली एक ही निस्बत से हों, एक ही शरह से हों, तो उसे तलब की लचक इकाई के बराबर कहा जाएगा। तलब की लचक इकाई के बराबर होगी या उसे कहा जाएगा। तो बेटे इसमें भी हमने वही बात की है, आप इसे भी चाहें तो इंग्लिश में आप वैसे ही लिखेंगे कि ये मिकदार तलब है और ये कीमत है। तो इसमें आप इसको आपने लिखने में ख़ास ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की जो नेचर है वो अपनी जगह पे कायम रहे। मिकदार तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली के बराबर हो, या ये हो सकता है कि आप यूँ भी लिख सकते हैं कि जिस निस्बत से कीमत तब्दील हो उसी निस्बत से मिकदार तलब भी तब्दील हो। यानी कि आप इसी वर्डिंग को यूँ भी लिख सकते हैं कि तलब की लचक इकाई के बराबर से मुराद है कि जिस निस्बत से कीमत में तब्दीली आए उसी निस्बत से मिकदार तलब में तब्दीली आए,
तो इसे तलब की लचक इकाई के बराबर कहा जाएगा। अब यहाँ भी लिख सकते हैं कि सिर्फ आपने बेटे बात यानी जो कंसेप्ट है आपने उसको समझने की कोशिश करनी है। अब आप उसको किस एंगल से लिखते हैं, किस तरह की वर्डिंग आप बयान करते हैं, ये आप पे है। यानी कि आपको जैसे आसान लगता है आपने वैसे लिख देना है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ये प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है, जब जिस रेशो से इंडिपेंडेंट चेंज हो उसी रेशो से डिपेंडेंट यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज हो तो उसे हम तलब की लचक इकाई के बराबर ED = 1 कहेंगे। अब उसके बाद मैंने आपको मुख्तलिफ फॉर्म बता दी हैं कि आप इसको जो है वो किस तरह से लिख सकते हैं। अब जब आप इसको डायग्राम फॉर्म में लेके आएंगे तो डायग्राम आप उर्दू में बनाना चाहें या इंग्लिश में बनाना चाहें, डायग्राम जो है आप दोनों सूरतों में, जब आप उर्दू में लिखेंगे तो यहाँ कीमत और यहाँ मिकदार तलब लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ P और यहाँ पर QD। अब P मसलन आप लिखते हैं 10 और ये है 20, कीमत आप 5 करके ये 40 कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब दोनों में जो है, दोनों में चेंज इक्वल है। फंक्शन इनवर्स है कि जिस डायरेक्शन में प्राइस ने मूव करना है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड उसके इनवर्स यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो प्राइस के कम होने से आपने डिमांड को बढ़ा दिया है, ये ऑप्शन भी दुरुस्त है। अगर आप चाहें तो आप प्राइस को बढ़ा के डिमांड को कम भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि ED = 1 प्रूव करने के लिए डिमांड में चेंज और प्राइस में चेंज सेम होनी चाहिए। अगर हम इसको एक्सपेंडिचर फॉर्म में लेके आना चाहें कि इस पे एक्सपेंडिचर कितने हो सकते हैं, यानी यहाँ पर अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, अब चीज़ 10 रुपए की है और हम इसकी क्वांटिटी 20 परचेज़ करते हैं तो वी आर कंज्यूमिंग 200, और जब प्राइस 5 हो के हम एक क्वांटिटी बढ़ाते हैं देन वी आर परचेजिंग कंज्यूमिंग 200, यानी एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। ठीक है, तो इसमें कि जिस रेशो से प्राइस चेंज हुई है उसी रेशो से क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी चेंज हो। प्राइस हाफ हुई है और ये डबल हो गई है, दोनों में चेंज रेट जो है वो बराबर है, सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। अब इसके बाद एक तरीका ये होता है कि हम टेबल के बाद टेबल को भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो दी बेस्ट है। आप इसको एक्सप्लेनेशन ऐसे होगी कि इन दिस टेबल इन फर्स्ट कॉलम देयर इज़ प्राइस and in second column there is quantity of demand. When price is 10, quantity of demand is 20, we are total expenditures are 200. When price falls 10 to 5, quantity of demand increase 20 to 40, now total expenditures are 200. It means कि there is equal change in price and quantity of demand. ये आप 2 से 3 लाइनों में जो है आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उर्दू में आप लिखेंगे तो उर्दू में आप इसका टेबल उर्दू की तरफ से बनाएंगे, जहाँ पर कीमत लिख देंगे, जहाँ पर मिकदार तलब, तो उसमें आप वैल्यू बेशक यही ले लें, बेशक आप ना बदलें, लेकिन आप उसकी कॉलम जो है वो चेंज कर सकते हैं कि कीमत और उसके बाद मिकदार तलब। जिस तरह से आप उसकी कीमत और मिकदार तलब का डायग्राम टेबल बनाएंगे, आपने उसी तरीके से उन्हीं वर्डिंग में आपने उसे लिख कर बता देना है जी। उसके बाद बेटे हम अब इसी को जो है वो डायग्राम फॉर्म में लेके आते हैं। तो डायग्राम में भी जिस तरह से आपको पहले समझाया है कि डायग्राम बनाने में जिस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है वो उसकी स्केल की डेफिनेशन है कि स्केल डिफ़ाइन करते हुए ये ओरिजिन एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस यहाँ पे आप प्लॉट करेंगे कीमत प्राइस, और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड। प्राइस जो है वो 510 है, आप इसे 510 के रेट से ले लें, 5 और 10 15। ये आपको जहाँ पर आपने ध्यान ये रखना है कि जो आपका जहाँ पे नंबर गैप होना चाहिए वही आपका स्पेस भी उतनी होनी चाहिए। उसके बाद जो है ये 20, 40 और 60 5 पे अब आप वैल्यू प्लॉट करेंगे। तो पहले वैल्यू है प्राइस 10 पे, क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है ये 20 है। तो ये 10 और 20 के आप दरमियान में एक को मिला देंगे, यह पहला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद प्राइस जो है वो 5 हुई, तो ये 20। अब इन दो पॉइंट्स को आपने ऐसे मिला देना है, ये डी का, इसे आपने बी का नाम दिया। तो ये जो है इसे आप ई डी इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। अब क्योंकि इसमें आप ये देखें कि इसमें जो गैप है ये कम होने का है और ये इंक्रीज़ हुई है, तो दोनों में जो परसेंटेज रेट है वो सेम है। ये 10 to 5 हाफ हुई है, जबकि ये 20 to 40 डबल हो गई है। तो दोनों में चेंज रेट जो है वो सेम है प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड में। और वैसे भी ये देखने से भी हमें ये लग रहा है कि ये चेंज जो है ये प्राइस में है और ये इक्वल चेंज इसके स्पेस से भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि दोनों की जो उसमें जो चेंज पाई जा रही है वो इक्वल है। उसके बाद बेटे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने का मेथड आपको, जैसा कि हर डायग्राम के पहले आपको समझाया और पढ़ाया जाता है कि जिस तरीके से आपने डायग्राम बिल्ड बन के आपने उसको कंस्ट्रक्शन करनी है, बनाना है, उसको उसी पैटर्न से उसी अंदाज में आपने उसको लिख के बता देना है। और इस एक्सप्लेनेशन, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन कंपलसरी है, मस्ट है, आपने ज़रूर लिखनी है। इससे पहले मैंने आपको टेबल की एक्सप्लेनेशन बताई है। अगर आप टेबल की एक्सप्लेनेशन में को इग्नोर कर देते हैं तो इसके लिए ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता जितना इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन का होता है। जब आप बेटे डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, ये डायग्राम आपके सामने मैंने बना दिया है, इसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो इन दिस डायग्राम प्राइस इज टेकन ऑन y axis and quantity of demand is plotted on x axis. When price of commodity is 10, quantity is 20, by joining these points we get point A. ठीक। When price reduce 10 to 5, demand increase 20 to 40, we get point B. By joining the points A and B, we built a curve that is known as a demand curve which has negative slope, जिसका झुकाव मनफी है। उर्दू में जब आप लिखेंगे तो उर्दू में भी आप ऐसे ही लिखेंगे कि चूँकि जहाँ पर कीमत लिखेंगे और जहाँ पर आप मिकदार तलब लिखेंगे तो आप उसकी वजाहत में लिखेंगे कि इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड यानी मिकदार तलब और वाई एक्सिस पर प्राइस को दिखाया गया है। प्राइस 10 होने पर मिकदार तलब 20 है, हमें नुक्ता ए हासिल होता है। जब प्राइस यानी कीमत 10 से कम होकर 5 होती है, मिकदार तलब 20 से बढ़कर 40 हो जाती है, तो इन दोनों को मिलाने से नुक्ता बी हासिल होता है। नुकात ए और बी को मिलाने से हमें ख़त तलब हासिल होता है जिसका मनफी झुकाव है। यानी कि जिस तरह से हमने शुरू के डायग्राम से, जब से हमने डिमांड का चैप्टर आगाज़ किया है, हम पहले पॉइंट से यही बात पढ़ते आ रहे हैं कि चूँकि डिमांड फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशन है, लिहाजा इनका
इन दोनों वेरिएबल को मिलाने से जो डायग्राम हम बिल्ड करते हैं उसकी स्लोप भी नेगेटिव होती है। तो मनफी झुकाव रखने वाला ये ख़त होता है। तो वही पैटर्न बेटे एक्सप्लेनेशन के बाद, यानी कि यूनिटरी मेथड की हमने 3 स्टेप पढ़े हैं। टॉपिक हमारा है यूनिटरी मेथड, उसके 3 स्टेप हैं। ईडी इज़ इक्वल टू 1, ईडी इज़ लेस देन 1, ईडी इज़ ग्रेटर देन 1। तो उसमें एक पॉइंट हमने यूनिटरी मेथड का हमने पॉइंट पढ़ लिया है, ईडी इज़ इक्वल टू 1। अब हमारे 2 हम और पढ़ेंगे, ईडी इज़ ग्रेटर देन 1 एंड ईडी इज़ लेस देन 1। उन दोनों को पढ़ने के बाद फिर हमारा ये यूनिटरी मेथड जो है मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी कंप्लीटेड। तो ये मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि हमने एक क्वेश्चन का भी हमने हाफ पढ़ा है, जिसमें एक पॉइंट पैटर्न मेरे बच्चों सबका एक ही चलता है। जिस तरह से पहले भी आपसे गुजारिशात की जा चुकी हैं कि इकोनॉमिक्स में हम एलिमेंट होता है, उसी एलिमेंट को, उसी कॉन्सेप्ट को हम पहले यानी वर्डिंग में बयान करते हैं, फिर उसे हम टेबल की फॉर्म में लेके आते हैं, उसके बाद हम उसको डायग्राम फॉर्म में लेके आते हैं। तो पैटर्न तरीक़ाकार वही बात एक ही होती है, लेकिन उसको अंदाज होते हैं 3 फॉर्म में हम उसे करते हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम इस यूनिटरी मेथड को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।